या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित। यानी कि कहने का मतलब हुआ परंपरागत लौकिक स्तर में या क्या है 10 से 13 वर्ष का इसमें बच्चा को लिया गया है। इसको क्या कहते हैं किशोरावस्था। यह अवस्था जो है पूर्व पर रिलेटेड होता है, यानी कि पूर्व आधारित सोच से चीजों को देखता है। वो बच्चा क्या करता है, जैसे पहले से जैसे कि माँ बाप का व्यवहार जैसे दिया हुआ है, बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। जो पहले से बना हुआ है उसी को वो ज्यादा देखता है और सोचता है इस अवस्था में। समझ आ गया ना परंपरागत लौकिक स्तर क्या है। इसमें बच्चा क्या करता है 10 से 13 वर्ष है किशोरावस्था में है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। इसमें जो है पहले से बना गया नियम उसी पर बच्चा उसको देखता है और उस पर थिंकिंग करता है। चलिए इसी स्तर में है, इस स्तर में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। इस स्तर में क्या होता है, इस स्तर में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है, क्योंकि वो किशोरावस्था में आ गया है, समझ रहा है सब बात को। उसके बाद कोहर वर्ग द्वारा इस अवस्था में उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर के अर्थात 10 से 13 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लिया गया है। ये तो पहले दिया है, 10 से 13 वर्ष के बच्चों को इस अवस्था में लिया गया है और यह किशोरावस्था इसे कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या दिया है, इस अवस्था में उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर के अर्थात 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष तक में तो उच्च प्राथमिक में चल ही जाता है बच्चा, लिया गया। इस स्तर पर नियमों व सिद्धांतों के अनुसार, इस स्तर पर नियमों व सिद्धांतों के अनुसार नैतिकता होती है। इस स्तर पे बच्चा क्या होता है, नियम के विरुद्ध नहीं बल्कि नियम के अनुसार उसमें नैतिकता होती है। इससे पहले नियम नहीं था, लेकिन इसमें क्या आ गया, नियम। ये नियम के विरुद्ध नहीं बल्कि नियम, जो नियम है उसी अनुसार उसमें क्या होती है, नैतिकता आ जाती है। अब देखते हैं इसे नैतिकता यथार्थवाद का स्तर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे नैतिक यथार्थवाद इसको कहेंगे हम, इसको नैतिक यथार्थवाद भी कहेंगे, इसको भी ध्यान में रखना, का स्तर भी कहते हैं। इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं या चरणों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहले पढ़े तो पूर्व परंपरागत का पढ़े, दंड पढ़े, उसके बाद पढ़े व्यक्तिगतता पढ़े। अब इसको पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे 2 और वो देखते हैं क्या है। चलिए आपका नंबर ओ में है प्रशंसा की अवस्था और वो में है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब पहले प्रशंसा की अवस्था देख लेते हैं, तब सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था को देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि 2 चरण पहले पढ़ चुके हैं, अब तीसरा आ गया ना। अब इसमें आ जाएगा 3rd और 4 आ जाएगा, ठीक। चलिए चरण 3, तीसरा चरण है कि अच्छे पारस्परिक संबंध या प्रशंसा की अवस्था। अभी देखें पीछे, तो इसको पहले देख लेते हैं, अच्छे पारस्परिक संबंध या प्रशंसा की अवस्था। अब देखते हैं इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। इस उम्र में बच्चा क्या है, इस अवस्था में बच्चा क्या करते हैं, मतलब कि दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों से कैसे बातचीत करना, यानी कि किनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसमें क्या आ जाता है, उसमें नैतिकता आने लगता है। इस अवस्था में मानते हैं बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, माता पिता का जो भी नैतिकता होती है उसी आधार पे बच्चे में क्या होता है, आ जाता है और अपनाते भी हैं। जो उन्हें उनके माता पिता की नजर में एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की है ना, गुड बॉय और
क्वेश्चन बनाते हुए प्रीवियस ईयर का, उसमें आता होगा अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, वही चीज है। इसी अवस्था में क्या है, चरण तीसरा है। तीसरा चरण में कहा गया है बच्चा क्या कर लेता है, तीसरा चरण में दूसरे आदमी को समझने लगता है कौन क्या है, कैसे बात करेंगे, कैसे व्यवहार उनके साथ करेंगे, यानी कि माता पिता से रिलेटेड उनमें जो भी है वो आ जाता है। उसके बाद क्या करता है, अपना वो जो माता पिता का जो भी व्यवहार है, जो भी उनके अंदर नैतिकता वो सीख लेता है। उसके बाद जो उन्हें माता पिता की नजर में एक अच्छा, उसके माता पिता की नजर में क्या हो जाता है, वो एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। इस अवस्था का मुख्य, इस अवस्था का मुख्य क्या है, दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना, जिससे उसे प्रशंसा मिले। सही बात है, वही अपना सोच, ऐसा थोड़ी चाहता है कि मेरा बच्चा ये हो जाए। वही बात है, दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना, जिससे उसे प्रशंसा मिले। चलिए अब चरण पढ़ेंगे चौथा, चौथा चरण पढ़ेंगे, देख लेते हैं चौथा चरण क्या है। कर सामाजिक आदेश को बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक आदेश को बनाए रखना, समाज का जो आदेश होता है वो भी क्या, सामाजिक आदेश को बनाए रखना मतलब समाज में जो भी नियम है, जो भी उसका एक शेड्यूल है, उसको वो क्या करता है, बनाए रखता है। या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी समाज का जो भी व्यवस्था है उसके प्रति वो सम्मान करता है। इस अवस्था में चरण 4 में इसमें देखते हैं क्या लिखा है, यह मोहन वर्ग के सिद्धांतों की क्या है, चौथी अवस्था है। इस अवस्था में, इस अवस्था की नैतिकता व अनैतिकता का असर समाज पर होने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है, नैतिकता अनैतिकता क्या है उस बच्चे में समाज के प्रति होने लगता है, समाज पर होने लगता है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है। इसमें क्या है, इस अवस्था में क्या होता है कि सामाजिक आदेश, समाज का जो आदेश होता है, कानून जो भी होता है, न्याय होता है, कर्तव्यों पर आधारित होती है। सही बात है, वो समझने लगता है जो भी होता है कर्तव्य पर ही होता है, होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण कर लेता है। चलिए स्टेज 4 समझ गए हैं ना। इसमें क्या है, एक मूल पॉइंट यही है, बच्चा समाज का सारा चीज गुण को नॉलेज हो जाता है। उसमें क्या पे क्या करना है हमको, कौन सा ये वहां का जो ये समाज का जो है आदेश, कानून जो भी है, समाज में भी कानून होता है। जैसे मान के चलिए कोई मुखिया हो या वार्ड हो, वो एक कानून के ही अंतर्गत आता है, वो भी निष्पक्ष फैसला करता है। वो भी उसका अगर नहीं मानता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। वही चीज वह कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होता है, वो भी बच्चा उसमें ये सब चीज का नॉलेज आ जाता है उसमें। चलिए पूछेंगे अभी स्तर चलिए इसमें आगे क्या है, उसमें सामाजिक नियमों के प्रति नैतिकता का विकास होता है। सही बात है, सामाजिक नियम का जो भी समाज में नियम है वो लड़का में क्या होता है, इस स्तर में विकास हो जाता है। उसके बाद इस अवस्था में उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। सही बात है, इसमें इस अवस्था में जब उसको समाज के बारे में नॉलेज आ गया तो भली भांति वो कौन सा गलत काम है, कौन सा सही काम है, उसको क्या होता है, ज्ञान हो जाता है, नॉलेज आ जाती है। वह समझने लगता है कि कौन सा व्यवहार उसके समाज के हित में है या नहीं है। वो ये भी समझता है कौन सा काम हम करेंगे जो कि समाज के हित में होगा, कौन सा गलत काम करेंगे जो समाज में दंडित करेगा, वो चीज समझने लगता है बालक।
जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले। किशोर क्या सोचते हैं? समाज, किशोर यानी कोई लड़का का नाम है। किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। किशोरा नहीं, किशोर कोई आदमी का नाम है। किशोर सोचते हैं, किशोरावस्था सोचता नहीं, किशोर सोचते हैं, कोई किशोर है आलोक सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर में ही रहना चाहिए। अगर समाज से आप बाहर होंगे तो आपको ही बाहर होना चाहिए। इसलिए समाज में बनाए गए कानून के अंदर में ही आपको रहना पड़ेगा। चलिए आगे। अब देखिए आपका कोहल वर्ग का लास्ट ये पॉइंट है, इसका भी 2 पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए तीसरा, पश्च परंपरागत उत्तर लौकिक स्तर, इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसको क्या कहेंगे? ये पॉइंट को पश्च परंपरागत उत्तर लौकिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब देखिए इसका ये जो ये लेवल है, इसका हम देखेंगे आयु कितना से कितना तक है। पिछले कहाँ पढ़े थे? कहाँ से कहाँ तक? 10 से 13। अब तो 13 से ही आगे बढ़ेगा। तो 13 से कहाँ तक? प्रौढ़ावस्था था, क्योंकि इसका लास्ट स्टेज है, कोहल वर्ग साहब का लास्ट है। यह कहा है 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक कौन होता है? पश्च परंपरागत उत्तर लौकिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। चलिए इसे युवा प्रौढ़ावस्था अडल्टहुड के रूप में भी जाना जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? युवा प्रौढ़ावस्था, यंग अडल्टहुड के रूप में भी जाना जाता है। इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ, पर्सनल बेनिफिट वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। व्यक्तिगत निर्णय स्वयं चुने हुए। देखिए सर, आत्म अंगीकृत का क्या है? जैसे युवा प्रौढ़ावस्था यंग अडल्टहुड के रूप में भी जाना जाता है। इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, आत्म अंगीकृत नहीं समझ में आता, आत्म अंगीकृत खुद का रक्षा, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ, पर्सनल बेनिफिट वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। यह अवस्था वो है कि वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लेता है। अब वो बच्चा नहीं रहा, व्यक्तिगत निर्णय स्वयं चुने हुए सिद्धांतों पर आधारित है और नैतिक तत्व, यानी कि इसमें व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है। जो हम करेंगे वो सही ही करेंगे। वही कहा गया, वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ यानी पर्सनल बेनिफिट, जो भी तुम अभी कर रही हो अपने बेनिफिट के लिए ही कर रही हो। आज तुमने डीएलएड किया, इंटर किया, डीएलएड किया, सीटेट पढ़ रही है, कुछ तो बेनिफिट के लिए कर रही हो ना। समझ रही है कि हमने सीटेट पास करेंगे, बहाली आएगी, नौकरी हो जाएगी, पैसा कमाएंगे, अच्छे से परिवार चलेंगे, यही बात है। पर्सनल बेनिफिट वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। आपने पर्सनल बेनिफिट का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि सीटेट पास करेंगे, नौकरी हो जाएगा, समाज में मेरा परिवार चलेगा। अच्छा,
उसके बाद और नैतिक तर्क व्यक्तिगत अधिकारों व न्याय पर क्या है, आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। आपके सीटें क्वेश्चन को उलट के देख लीजिएगा। कोहल वर्ग से बाल विकास सीटीपी से लेके संस्कृत तक में नहीं कुछ तो आपको 7-8 क्वेश्चन कोहल वर्ग से मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए इस स्तर में नैतिकता पर आंतरिक नियंत्रण रहता है, विपुल रहता है। इस स्तर में नैतिकता पर क्या रहता है, आंतरिक नियंत्रण, खुद का नियंत्रण रहता है। यह अंतर सहयोगात्मक नैतिकता, यही सब आएगा क्वेश्चन में। सहयोगात्मक नैतिकता कौन सा स्तर में है, कौन सा चरण का है? सहयोगात्मक नैतिकता के रूप में भी जाना जाता है, सहयोगात्मक नैतिकता के रूप में भी जाना जाता है। इस लेवल में, इस स्तर में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को लिया गया है। फर्स्ट पढ़ चुके हैं, 13 वर्ष से अधिक की उम्र के बालक को इस स्तर में लिया गया है। 13 वर्ष से कहां तक, प्रौढ़ावस्था तक। कोहल वर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी 2 अवस्थाओं में बांटा है, इसको भी 2 अवस्था में बांटा है। चलिए देख लेते हैं इसका अवस्था क्या है। समझ में आ गया ना? इस स्तर में नैतिकता आंतरिक नियंत्रण करने लगता है, वो खुद को, यह स्तर सहयोगात्मक नैतिकता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब इसका जो है, इसका भी 2 देखिए। ओ में इसका क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, विवेक सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्शियंस यूनिवर्सल प्रिंसिपल। चलिए इसका जो है, यही चीज आ गया आपका चरण का 5वां चरण, यही है आपका, ये 6ठा होगा आगे। अब देख लेते हैं। देखिए चरण 5, इसको खत्म करना है। कोहल वर्ग डेली नहीं चलेगा, आपके पास टाइम नहीं है, परीक्षा नजदीक है, स्लॉग डे चल रहा है, आपको छक्का लगाना है। जैसे क्रिकेट मैच होती है, 5 ओवर बचता है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है, तब जीत तय है आपका। एडिक्शन के बारे में बता दीजिए। पहले अभी कौन सी चल रहा है, क्या चल रहा है? सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में जानेंगे। सामाजिक समझौते की अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है, पिछले भी पढ़े हैं, नियमों का पालन करता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज के साथ समझौता बनाए रखना या तोड़ना। सही बात है, समाज में ऐसा व्यक्ति होते हैं जो मिलजुल के रहना पसंद नहीं करते हैं, वो समझौता नहीं कर पाते हैं, अपने बात पे अटल रहते हैं। वही बात है, इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज के साथ समझौता बनाए रखना या तोड़ना, उसके पास निर्णय है क्या करना है। समझौता बना के रहेंगे या समाज से लड़ाई करके तोड़ लेंगे, जो भी हो। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। वो कुछ नहीं समझता है, क्या नियम है, क्या कानून है, कुछ नहीं समझेगा तोड़ने वाला, ये सब मानेगा ही नहीं। वही बात है, कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक से ऊपर हो सकते। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद
तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। समझ गए इस बात को? इसमें क्या होता है इस अवस्था में कि वो खुद उसमें क्या नैतिकता रहती है कि हमें मिलजुल कर रहना है या नहीं रहना है। इसी में एक बहुत ये पॉइंट जो है आपका मूल्य सिद्धांत और अधिकार कानून से ऊपर चलते हैं, वो मानने के लिए तैयार इसी में होता है कि वो अगर नहीं मानेंगे वो ये सब को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसमें क्या है व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वह किस हद तक मूल अधिकार व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। चलिए आपका लास्ट है ये चरण छठा, लास्ट चरण 6 सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था। चलिए इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। इसको छठा चरण को क्या कहेंगे? इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। यह क्या है? सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। इसमें क्या है? इसे जो है विवेक की अवस्था भी कहते हैं। यह सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। यह कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इसको हम क्या कहेंगे? कोहल वर्ग का सबसे ऊपर का लेवल, ऊंची और क्या लास्ट यानी कि छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। ये लास्ट अवस्था है। व्यक्ति सर्वोपरि हो जाता है अपने आप को, क्या निर्णय लेंगे, क्या निर्णय नहीं लेना है, खुद को कप्तान हो जाता है हमें क्या करना है। चलिए इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वह निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा होता है जब व्यक्ति नैतिक दुविधा में फंस जाता है, उसका अंदर की जो आत्मा जो है उसका जो कहता है वही करने के लिए वो तैयार हो जाता है। चाहे फंसा होता तो वह यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों ना हो, गलत ही क्यों ना हो जाए, वो तैयार हो जाता है। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि वो क्या करता है, जब वैसा दुविधा फंस जाता है वो दूसरे के जीवन के बारे में नहीं सोचता है, वो खुद अपना निर्णय ले लेता है, चाहे वो जोखिम भरा क्यों ना हो, वो करने लगता है। चलिए कोहल वर्ग जो भी सिद्ध किया है उसके बारे में कहानी है, इसको देख लेते हैं। चलिए कोहल वर्ग 1958 की प्रसिद्ध आइंस दुविधा एक बच्चे की कहानी है। कोहल वर्ग की सबसे अच्छी कहानियों में से एक आइंस लिखा है, हिंज होगा इंग्लिश। हिंज नामक एक व्यक्ति से संबंधित है जो यूरोप में कहीं रहता था। आइंस की पत्नी, उसका नाम क्लारा था, एक विशेष प्रकार के इस बीमारी से पीड़ित था, कैंसर से मौत के कगार पर थी। यानी कि वह उसकी वाइफ जो है वो कैंसर से पीड़ित था, बड़ा मतलब मौत और जिंदगी के साथ संघर्ष कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक नई दवा जो एक रासायनिक
या द्वारा बनाई गई है उससे उसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर ने बताया कि एक ऐसा दवाई है जो रसायन यंत्र के द्वारा बनाया गया है, अगर वो दवाई मिल जाता है तो ये बच सकता है। एक स्थानीय रसायन द्वारा दवा की खोज की गई थी और वो हाइम्स ने कुछ खरीदने के लिए सख्त कोशिश की थी। दवा बनने के लिए 10 गुना पैसे मांग कर रहा था, यह हिंग्स के लिए बहुत अधिक था, यानी कि वो दवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक, यह हिंग्स के लिए बहुत अधिक था। देखिए, हिंग्स केवल उसकी लागत ही चुका सकता था। वह परिवार और दोस्तों से मदद के बाद भी आधे पैसे एकत्रित कर सका। उसने रसायनज्ञ को समझाया कि उसकी पत्नी मौत के कगार पर है और पूछा कि क्या वह दवा सस्ती हो सकती है या बाद में बाकी राशि चुका देगा, उसके लिए ठहर जाए। उसका कहने का मतलब है दवाई के लिए पैसे नहीं है, क्या दोस्त से भी इकट्ठा किया फिर भी आधी पड़ गई। उन्होंने सोचा कि अगर ये दवाई मिल जाता है बाद में पैसा चुका देंगे, क्या वो ठहर जाएंगे इस बात को लेके। अब देखते हैं, लेकिन रसायन यज्ञ ने इनकार कर दिया। उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, पैसा देना तब दवाई मिलेगा। उसने दवा की खोज की और इससे वह पैसे कमाने जा रहे हैं। उन्होंने पैसा कमाने के लिए दवाई खोज किया है। पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था, वो बड़ा प्रयास में था, भाई दवाई किसी तरह मिल जाए तो हम अपनी पत्नी को बचा सके। इसलिए उस रात वह केमिस्ट की दुकान में दवा चुराने के लिए घुस गया और दवा चुरा ली। उन्होंने लास्ट में निर्णय क्या लिया, मेरे पास तो पैसा है नहीं, हम कहां से दवा लाएंगे। चंदा भी किए, दोस्त के साथ किए, फिर भी आधी रह गई। इससे अच्छा है क्या चोरी कर लेने में फायदा है। अगर चोरी कर ले, अगर वाइफ की जान बच जाती है, उसके माइंड में निर्णय यही आया कि चोरी करके हम अपने वाइफ को बचा सकते हैं। चलिए आगे। यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया उन्हें नैतिक दुविधा, धर्म संकट पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। कहा गया है कि यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया उन्हें नैतिक दुविधा, धर्म संकट पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये जो बताया गया है इसी पर आपका सवाल है, इसी पर सवाल तैयार किया गया है। कहा गया है क्या हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी? क्वेश्चन बना है, क्या हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है, क्यों? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वह दवाई के इतने पैसे मांगे? सब बात इसी में मिल रहा है। फिर आप कह रहे हैं चोरी करना पाप है, क्या दवाई बेचने वाले इतने पैसे क्या रख सकते हैं क्या? वो भी तो पाप है, तो चोरी करना पाप कहाँ है? देखते हैं आगे। क्या पुलिस को रसायनज्ञ को हत्या के लिए गिरफ्तार करना चाहिए? यदि महिला की मृत्यु हो गई है, क्या महिला मर जाती है, वो दवाई नहीं मिल पाता है, जो रसायनज्ञ बनाया है उस दवाई को, क्या पुलिस पकड़ने जाएगा उसको? क्या नहीं जाएगा पकड़ने के लिए। इसीलिए जहां मुसीबत पड़ता है अगर वैसा कदम उठ जाए वो कदम सही ही होता है, ना कि गलत होता है।
देखिए, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं? ऐसा कानून है क्या? दवाई जो बिक रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए? अभी तक तो कानून तो है नहीं। अतः कहा जा सकता है कि नैतिक तर्कना मोरल रीजनिंग आयु के अनुसार विकसित और परिवर्तित होती है, यानी इन 6 अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए अपनी पूर्व अवस्था से अधिक परिपूर्ण होती है। सही बात है। जब तक आपका पूर्व अवस्था से ही जो नैतिक तर्कना आप में विकसित हो रहा है बच्चे में, वो लास्ट तक को मिला के जो भी आप इस अवस्था में नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए अपनी पूर्व अवस्था से क्या होता है, अधिक परिपूर्ण होती है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, टिक लगा हुआ है। क्या पता, हम कहते हैं गलती टिक लगा हुआ है, कोई ये थोड़ी है। कोहल वर्ग के अनुसार आपके स्क्रीन बोर्ड पे 15 क्वेश्चन हैं, फटाफट इसको सॉल्यूशन कर लेना है। चलिए, कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण अभियांत्रिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? अभी पढ़े हैं आप? अभी आप पढ़े हैं कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रखते हैं? चीट लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है। आपका क्या हो जाएगा आंसर? ये जो अभी आपने जो पढ़ा है, दंड बाह्य पुरस्कार दंड, ये किसने पढ़े हैं? पूर्व परंपरागत स्तर में पढ़े हैं। नियंत्रित रहते हैं किसने? पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत में नहीं, पश्च में नहीं। ये तो लास्ट का है। चलिए नेक्स्ट। सब में ठीक लगा। चलिए, लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता का जो स्तर उन्होंने दिया है सही अर्थ में सूचित करता है, कौन सा स्तर में? 4 में दिया है। 4 में दिया है स्तर, या 1 में दिया है, 2 में दिया है, या 3rd में दिया है? किसमें दिया है? स्तर 1 में दिया है आपका। लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 1 में ही तो भी पढ़े हैं। चलिए, तीसरा। तीसरा, कोहलर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांतगत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। यही आपका सही है। क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? आपका 2 आंसर सही है। चलिए, चौथा, फटाफट कीजिए। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? उत्तर परंपरागत में होता है, परंपरागत में होता है, पूर्व परंपरागत में होता है, या विशिष्ट अनुक्रिया स्तर से होता है? आपका होगा परंपरागत स्तर।
इस स्तर में आपका जो है सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किसमें होता है? परंपरागत स्तर में होता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 5वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कोलबर के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका, अभी पढ़े हैं। यस सर। अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है पूर्व लौकिकता में पश्च लौकिक नैतिकता का, लौकिक नैतिकता का। ये आपका आंसर दिया हुआ है। चलिए 6 में कोलबर इसमें विश्वास रखता है एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति भावनात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित है। एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति भावनात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित है। अरे है एक स्तर से नैतिक दूसरे स्तर, पहला स्तर से ही रिलेटेड तो दूसरा स्तर आया है। चलिए 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? किसने किया है? कौन किया है? किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? कोलबर ने नहीं किया है, पियाजे ने भी किया है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? और वो दोनों। चलिए 8वां क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। आइए नैतिक अभी पढ़िए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 9। चलिए कोलबर के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत में प्रस्तुत किया है। कोलबर ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोलबर ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विविधताओं को महत्व नहीं दिया है, अरे दिया है। चलिए आलोचना क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंस कोलबर द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? अभी तुरंत पढ़े प्राथमिक विद्यालय। कौन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण? कौन है व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंतर व्यक्ति संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ये देखिए इसमें भी आंसर है, देखिए वो और वो। चलिए इसके बाद 4 क्वेश्चन है, 15 4 क्वेश्चन और है। कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सही गलत नैतिक तर्कना। क्या गलत क्या सही? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कोलबर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा के मार्ग को देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देगा। कठोर निर्देश तो नहीं देंगे, धार्मिक नहीं होगा, व्यवहार का स्पष्ट नियम बनाकर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं, यही सब।
के चरणों का लक्षण है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि सामान्य प्रतिमान। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, यही तो है सार्वभौम श्रृंखला। चलिए 14 नंबर, गोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है? नैतिक निर्णय लेते समय अंतर्निहित स्वाभाविक दंड, इसी को देखते हुए वो निर्णय लेता है। वो दंड के योग्य है तो दंड देंगे, नहीं देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन से गोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। चलिए आपका यही तक क्लास रहा। चलिए अब अगले दिन कोई मनोविज्ञान को लेके आएंगे।